बहुत बहुत स्वागत है आपका हरी सरवनम लर्निंग हब में। आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 6 एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर महासागर एवं महाद्वीप की उत्पत्ति। अपडेटेड है 2025 की, इसकी पहली क्लास की लेक्चर हमने हो चुकी है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके जरूर पढ़ लीजिए। वहां पे हमने चीज़ों को क्या समझाया है, वहां पे हमने मानचित्र कैसे बनाते हैं, उसकी क्या क्या जो पार्ट हैं, वो क्या क्या ज़रूरतें हैं, जो जैसे कि दिशा, दूरी और निर्देशांक, किस प्रकार से हम चीज़ों को चयन करते हैं, वो सब बताया है। और किस प्रकार से अक्षांश देशांतर पूरा एक प्रकार से पृथ्वी के ऊपर जाल बिछा हुआ है, और जो उन अक्षांश और देशांतरों से हम कैसे टाइम का पता लगाते हैं, कैसे टाइम निर्धारित किया जाता है, और उसी से तारीखों का निर्धारण होता है, किस प्रकार से कहाँ पर कम कितना गैप वगैरह है, वो सारी चीज़ें हमने उस लेक्चर में बताई हैं। तो आप जाकर जरूर उसको देखिए। और यहाँ पर आज हम बात करेंगे महाद्वीप और महासागरों की। सबसे पहले तो स्थिति समझो महाद्वीप और महासागरों की, समझो इसको। तो महाद्वीप और महासागरों पहले ओवरव्यू लेते हैं। ये जो मध्य से गुजरी हुई रेखा दिख रही है आपको, ये रेखा है आपकी भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा। विषुवत रेखा भी इसको कहते हैं, विषुवत रेखा। ये है विषुवत रेखा। ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। एक नीचे का जो पार्ट हो गया वो हो गया दक्षिणी ध्रुव, और ऊपर का जो हो गया वो हो गया उत्तरी ध्रुव, नॉर्दर्न पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है। अब ये जो इसी प्रकार से एक ये जो रेखा है, ये आप देख रहे होंगे, ये वाली रेखा सही नहीं हुई, ये वाली, ये है 0 डिग्री देशांतर। तो यहां से इस वाला भाग और ये वाला भाग, ये आपका कहलाता है पूर्वी ध्रुव, और ये आपका कहलाता है पश्चिमी ध्रुव। ठीक है। तो इस प्रकार से पृथ्वी को ये दो भागों, बराबर भागों में बांटते हैं। 0 डिग्री अक्षांश, ये 0 डिग्री अक्षांश है, तो ये 0 डिग्री, ये है लेटीट्यूड, ये है लॉन्गिट्यूड। ठीक है। तो इस प्रकार से पृथ्वी हमारी 4 भागों में बटी हुई है। ये ऊपर उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, और ये पश्चिमी गोलार्ध। इस प्रकार से ये हमारे हो गए देशांतर और अक्षांश का विभाजन। ठीक है। यहीं से ये ग्रीनविच रेखा है, इसी से टाइम जोन का भी निर्धारण करते हैं। वो सारी चीजें आप पिछले वीडियो में देख लेंगे। ठीक है। यहाँ पर हम बात करेंगे महासागर और महाद्वीप की। तो महासागर और महाद्वीप आप सामने देख रहे हैं कि जो भी ये वाले पार्ट हैं, ये सारे आपको भूखंड दिख रहे हैं, टुकड़े, ये सब है महाद्वीप, और जितना भी जल दिख रहा है वो है महासागर। अब 6 इसमें महाद्वीप हैं, 6 महाद्वीप हैं और 5 महासागर हैं, 5 ओशियंस हैं आपके। 6 महाद्वीपों को नाम कैसे याद रखें? पहले तो आ जाओ 4A। 4A की बात कैसे करें? या तो यहां से शुरू हो जाओ या तो यहां शुरू हो जाओ। यहां से हुए यूरेशिया, यूरेशिया ये लिखा है, वैसे तो यहाँ पर है एशिया। ये है यूरोप वाला भाग, और ये है एशिया वाला भाग। ठीक है। यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, 7 महाद्वीप हैं। 6 नहीं है, 7 है। पहले ये यूरेशिया एक ही था। ठीक है। अब ये इस यूरोप को अलग कर दिया है और एशिया को अलग कर दिया। तो ये एशिया हो गया अपना। एशिया सबसे पहले, ए में एशिया, सबसे पहला ए पूरे का एशिया, सबसे पहला एशिया। दूसरा सीधा उसके नीचे आप आएंगे तो ऑस्ट्रेलिया मिलेगा, दूसरा ए ऑस्ट्रेलिया। फिर यहां से सीधा नीचे चले जाओ,
अंटार्कटिका तीसरा ए, थर्ड ए अंटार्कटिका। सीधा ऊपर तो मिलेगा अफ्रीका, 4A। तो इस प्रकार से ये चतुर्भुज के प्रकार का बनता है जिसमें हम 4A कहते हैं। इधर से चलो या इधर से चलो, ये एक प्रकार से चतुर्भुज बन गया, यानी 4A बन गया। ठीक है, फिर आ जाओ अमेरिका, दोनों अमेरिका, ऊपर वाला यानी कि उत्तरी गोलार्ध में है तो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी गोलार्ध में है तो दक्षिणी अमेरिका। तो ये हो गई अमेरिका, अमेरिका। अब इसमें ऑब्लिक में उत्तरी एंड नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। तो सीधा सीधा एक ऐसे 4A प्लस नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। तो ये हो गए आपके महाद्वीप। ठीक है, ये हो गए कॉन्टिनेंट। 4A प्लस नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका अलग अलग हैं, ऊपर वाला नॉर्थ, नीचे वाला साउथ। तो ये 4A की स्थिति और प्लस नॉर्थ प्लस साउथ अमेरिका, ये 7 आपके हो गए महाद्वीप। ठीक है, यूरोप रह गया है, यूरोप को भी जोड़ लो, ये दोनों प्लस यूरोप, यूरोप। ठीक है, यूरोप प्लस अमेरिका, ऐसे हम जोड़ सकते हैं। तो ये 7 आपके महाद्वीप हो गए। अब महासागरों की बात करें तो 5 आपके महाद्वीप हैं। कितने हैं? 5। पूरे याद रखो, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका। उसके बाद फिर 2 अमेरिका, उत्तरी और दक्षिणी, और यूरोप अपना। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमारे ये महाद्वीप हो गए 7, क्योंकि ये प्रेजेंट सिचुएशन की स्थिति है। ठीक है, प्रेजेंट में 7 महाद्वीप हैं और 5 महासागर। 5 महासागर कैसा? सबसे बड़ा महासागर, सबसे पहला और बड़ा प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन, सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है पैसिफिक ओशियन। ये यहां से आप देख सकते हैं इसकी सीमा इस प्रकार से, पूरा ये पीछे जितना भी पार्ट ढका हुआ है यहां तक आया हुआ है ये। ठीक है, ये पूरा प्रशांत महासागर है, पीछे भी पूरा बड़ा प्रशांत महासागर, पहला प्रशांत महासागर। दूसरा आ जाओ, हिंद महासागर ले लो चाहे अटलांटिक महासागर ले लो। अटलांटिक महासागर, अटलांटिक। दूसरा ये एस आकार का अटलांटिक हो गया, ये एस आकार का अटलांटिक महासागर हो गया, बीच में पाया जाता है। फिर आ जाओ तीसरा, हिंद महासागर। हिंद हिंद महासागर में आ जाओ, ये अपना पूरा भारत के नीचे वाला भाग इधर तक, पूरा ये वाला पार्ट देख रहे हैं आप, लोकेटेड है। ये आ गया आपका हिंद महासागर। 4 नंबर पर आ जाओ, आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर, आर्कटिक आपका ऊपर वाला जो भी बर्फ से ढका रहता है, बर्फ के टुकड़े ज्यादा मिलेंगे नॉर्थ, नॉर्थ पोल पर यहाँ पर मिलेगा, तो ये आर्कटिक महासागर हो गया। पहला प्रशांत महासागर, दूसरा आपका अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर, फिर आर्कटिक महासागर। ठीक है, और 5वां दक्षिण महासागर, ये नया आ गया है, दक्षिण महासागर, दक्षिणी महासागर। तो इस प्रकार से ये 5 आपके महासागर हो गए। ठीक है, अब महासागर और सागर में अंतर समझना। सागर और महासागर, महासागर ये बड़े हैं और सागर इसमें छोटे छोटे नाम रख दिए जाते, जैसे कि भारत के पूर्व पश्चिम में अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी, इधर मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर, लाल सागर, काला सागर। यहाँ पर ये छोटे छोटे जो सागर बीच में भरे हुए हैं, इनको नाम अलग से दे दिया जाता है, जैसे ये वाला। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपके हो गई सिचुएशन सागरों की, ऐसे समझ सकते हैं। अब हम अपनी बुक पर चलते हैं। ये आपकी
दिमाग में एक इमेज बननी चाहिए कि इस प्रकार से चीजें हैं, महासागर और महाद्वीप। ठीक है, अब हम चलते हैं, समझते हैं जो बुक क्या कह रही है उसके। ठीक है, ये देखिए कितने अच्छे अब की बार चित्रों के साथ जो 2025 की एनसीईआरटी दी गई है, बहुत सुंदर सुंदर चित्रों को समाहित किया गया। इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों के आंसर मिलेंगे, जैसे कि महासागर एवं महाद्वीप क्या हैं, उनके नाम क्या हैं एवं उनका वितरण कैसा है। महासागर एवं महाद्वीप पृथ्वी पर जीवन को, जिसमें मानव जीवन भी सम्मिलित है, किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। ये सारे दोनों क्वेश्चनों के आंसर हम इसमें देखेंगे। आइए अब हम अपने ग्लोब की ओर लौटते हैं और इसे धीरे धीरे घुमाते हैं। ग्लोब जो आपको हम पिछली कक्षा में बता चुके हैं क्या होता है। ग्लोब एक प्रकार का कोई टुकड़ा कार्डबोर्ड का या कागज का बना के उस पर मैप को दर्शाया जाता है विश्व को। आप चंद्रमा से लिए गए पृथ्वी के चित्र को भी देख सकते हैं। आपको सबसे अधिक कौन सा रंग दिखाई देता है? देखिए ये जो चंद्रमा से लिया गया है मैप पृथ्वी का, ये वाला अंतरिक्ष से पृथ्वी का दृश्य छायांचित्र लैनूर लिकासिंग ऑर्बिटल द्वारा लिया गया है। इस दृश्य के मध्य प्रशांत महासागर, बाईं ओर अफ्रीका, ऊपर की ओर भारत एवं एशिया भाग, दाईं ओर ऑस्ट्रेलिया, नीचे की ओर आर्कटिक को दर्शाएगा। बताओ ये रियल चित्र है लिया गया, समझो। ठीक है, ये सागर दिख रहा है पूरा, तो ये रियल चित्र है। निश्चित ही आपको नीला रंग दिख रहा होगा, परंतु यह क्या दर्शाता है? क्वेश्चन है, ये सीधा सीधा दर्शाता है जल। आपने उत्तर का अनुमान लगा लिया होगा, क्या है? जल। इसका अर्थ है कि पृथ्वी की अधिकांश सतह जल से घिरी है। वास्तव में पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है। इसी कारण अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली दिखाई देती है। इसीलिए आरंभिक अंतरिक्ष यात्रियों ने स्नेह पूर्वक पृथ्वी को नीला ग्रह पुकारा है। मतलब लगभग 71% क्या है? जल है पृथ्वी पर, तो इसीलिए इसको नीला ग्रह कहते हैं। ग्लोब पर हम जो सबसे बड़ी जल राशियां हैं देखते हैं, उन्हें महासागर कहते हैं। पृथ्वी के चित्र में आपको एक अन्य रंग भूरा भी दिखाई देगा। यह भूमि का रंग है, भूरा भूरा, भूमि का टुकड़ा जो ग्लोब के लगभग 1/4 भाग पर फैला हुआ है। भूमि एक बड़े भाग को भूखंड कहते हैं। भूमि का जो एक बड़ा बृहद टुकड़ा हो गया, जैसे कि यहाँ पर कोई टुकड़ा ले लें हम इस प्रकार से, तो ये एक बृहद टुकड़ा हो गया, वो कहलाएगा भूखंड। एवं भूमि के एक बड़े निरंतर विस्तार को महाद्वीप कहते हैं। पृथ्वी की जलवायु के निर्माण में महासागर एवं महाद्वीप दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर हम पृथ्वी पर जलवायु देख लें या आप देख लो जीवन में रहन सहन, सभी ये दोनों प्रभावित करते हैं। ये जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित करते हैं, जिनमें सभी जीव जंतु, पौधे एवं जानवर, मानव जीवन भी सम्मिलित है। हम उनके प्रभाव को अपने इतिहास, संस्कृति एवं अपने दैनिक जीवन पर भी देखते हैं। भारतीय नौसेना के प्रतीक चिन्ह पर आदर्श वाक्य सम नो वरोड़ा अंकित है, जिसका अर्थ है हे वरुण हमारे लिए कल्याणकारी हो। यह महासागर, आकाश तथा जल से संबंधित वैदिक देवता वरुण की स्तुति है। तो ये बात देखो कितना अच्छा दे रखा है, सम नौ वरुड़ा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो भारतीय नौसेना का जो चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह है, उस पर संस्कृत का कौन सा श्लोक लिखा हुआ है। तो सम नो वरुड़ा, वरुण देवता हमारी रक्षा करो। समनो वरुड़ा, ये आप याद रखना, ठीक है। बहुत अच्छी चीज यहाँ पे दे रखी है, तो मार्क भी अपने दिमाग में छाप लो कि ये नौसेना का होता है, कई लोगों को नहीं पता होगा। आगे चलते हैं, पृथ्वी पर जल एवं भूमि का वितरण किस प्रकार से है? जल और एवं भूमि का वितरण ये देखिए, नॉर्थ पोल है, ये है साउथ पोल। नॉर्थ पोल आप देख सकते हैं ऊपर से, देखो ये कैसा टुकड़ा दिखा रहा है, जैसे कि कोई गोल गेंद है जिसका ज्वाइंट एक होते हैं। बॉल आपने देखी होगी, इस प्रकार से अगर कोई बॉल है उसमें ज्वाइंट होता है, एक इधर पॉइंट होता है, एक इधर पॉइंट, ऐसी रेखा होती है एक बीच में। तो उन्हीं ज्वाइंट को ऊपर से ऐसे दिखाने पर इतना भाग दिखाया जा रहा है इसमें पृथ्वी का। ऊपर से मान लो जो ध्रुव है, वो ध्रुव पर एग्जैक्ट फोकस किया जा रहा है,
मान लो ये चित्र उसी को प्रदर्शित कर रहे हैं, ध्रुवों की स्थिति को। इस प्रकार से अगर ऊपर से ध्रुव को देखा जाए तो ये स्थिति दिखती है उत्तरी ध्रुव की। मतलब यहाँ पर आपको जो भूरे रंग के दिख रहे हैं टुकड़े, ये ज्यादा लिखेंगे, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर ये भूरे टुकड़े कम मिलेंगे। अब ये जो देख रहे हैं आप, ये वाला भाग बीच का, ये है आर्कटिक महासागर। ठीक है, आर्कटिक महासागर है। और ये वाले भाग जो देख रहे हैं, ये यूरेशिया हो गया, यूरोप और एशिया वाला भाग यूरेशिया हो गया। ठीक है, ये साउथ अफ्रीका हो गया, अफ्रीका सॉरी, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ये आपका नॉर्थ अमेरिका हो गया, इधर से साउथ अमेरिका वाला पार्ट दिख रहा है। यहाँ पर ये साउथ अमेरिका है। ये आपका दक्षिण अफ्रीका वाला, थोड़ा दक्षिण अफ्रीका जो कंट्री है उस वाला पार्ट है। यहाँ पर ये ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है। भारत आपको ये मिलेगा, यहाँ पर इंडिया है। तो ये आप देखिए कि ये साउथ पोल और नॉर्थ पोल से सिचुएशन दिखा रहा है कि साउथ पोल में कितने कम कॉन्टिनेंट हैं और नॉर्थ पोल में सबसे ज्यादा कॉन्टिनेंट है। दर्शाए गए चित्रों मानचित्रों का परीक्षण करते हैं। यहाँ भी नीले रंग के में से महासागरों एवं उनके छोटे छोटे विस्तार जैसे सागर, खाड़ी आदि को दर्शाया गया। ये देखिए कितने अच्छे सुंदर सुंदर चित्र इसमें रखे गए हैं। ये देखिए प्रवाल भित्तियां, ये समुद्र के अंदर पाई जाती हैं। आपने अगर कभी चित्र ना देखा हो तो यहाँ पर देख सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं इस प्रकार के जीव भी हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन O2 ये छोड़ते हैं। ये O2 के भंडार हैं, ये मान लो समझो, बहुत ज़्यादा मात्रा में ये ऑक्सीजन हमको प्रदान करते हैं। ये अगर नष्ट हो जाए तो जीवन बहुत संभव कि बहुत कई सारे जीवन अस्त व्यस्त हो जाएंगे। मतलब ये बात है, ये बहुत जरूरी है मानव जीवन के लिए और अन्य प्राणियों के जीवन के लिए। समुद्री एनोमेन तारामीन इस प्रकार से दिखता है, तो ये समुद्री जीवन है। शार्क मछली देख सकते हैं आप। ये व्हेल, ये व्हेल है, ये इसका छोटा शिशु है व्हेल मछली का। ये आपकी डॉल्फिन है, जो कि पता ही होगा आपको। उष्णकटिबंधीय बहुरंगी मछलियों के साथ सतही प्रवाल भित्तियां, ये प्रवाल भित्ति हैं, उसके साथ ये रंग बिरंगी जल मछलियां पाई जाती हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। ये शैवाल वगैरह हैं, ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। एम्परर पेंगुइन, ये आपको ज़्यादातर शीतोष्ण क्षेत्रों में पाया जाएगा। ये कछुआ है। कोनियर समुद्री टॉर्टल है। तो ये जो जीवन यापन है, आपको पता होगा कि सब सर्वप्रथम जीवन कहाँ से शुरू हुआ था? सागर से ही सर्वप्रथम जीवन शुरू हुआ था। सबसे पहले जीवन यापन सागर में ही हुआ, फिर धीरे धीरे सागर से स्थल भाग पर जीव जंतु आए और धीरे धीरे फिर विकास हुआ स्थल पर रहने का। सबसे पहले जीवन सागर में ही शुरू हुआ था। ठीक है। पृथ्वी पर उपलब्ध जल का अधिकांश भाग महासागरों में है, परंतु यह जल लवणीय है, मतलब खारा है, पीने योग्य नहीं है। मानव सहित बहुत से स्थलीय जीवों के लिए उपभोग के लिए नहीं है। दूसरी ओर अलवणीय जल जो पेयजल होता है का पृथ्वी के जल संसाधनों में अल्पत्य हिस्सा है, बहुत कम मात्रा में ये है। जैसे कि हिमनद की ग्लेशियर के रूप में है, नदियों वही ग्लेशियरों से नदियों झीलों में आ जाता है, वायुमंडल एवं भूमिगत जल के रूप में ही व्याप्त है। तो ये जो पीने वाला जल है, ये इन्हीं सोर्सों के माध्यम से हमको मिलता है, जो कि बहुत कम है, अल्पत्य है मात्रा में, बहुत कम मात्रा में मिलता है। अब देखो विचार करने टॉपिक कितने अच्छे अच्छे इसमें देते हैं। तभी एनसीईआरटी पढ़ना बहुत सुलभ माना जाता है। जब पृथ्वी पर जल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, फिर भी जल की कमी अथवा जल संकट इतनी चर्चा में क्यों सुनाई देता है? क्योंकि इसका सीधा सीधा उत्तर है कि जो जल इतनी मात्रा में है वो अलवणीय है। कैसा है? अलवणीय है। जो पीने योग्य जल है, जो मीठा जल है, वो बहुत कम मात्रा में, जो कि ग्लेशियर और नदियों नदियों के रूप में, भौम जल के रूप में मिलता है। दूसरा है कि जल संरक्षण के कौन कौन से उपायों से आप अवगत हैं, इनमें से किसका उपयोग आपने अपने घर, विद्यालय, गांव, उपनगरों एवं नगरों में होता देखा है?
जल संरक्षण की कौन कौन से उपाय हम कर सकते हैं, वर्षा जल को कैसे एकत्रित कर उसका यूज कर सकते हैं, ये सब चीजें आप अपने माइंड में सपोज कीजिए और उन पर विचार कीजिए। अब आ जाओ महासागर टॉपिक पर, ओशियन, महासागर। चित्र 2.3 में विश्व के मानचित्र में हम 5 महासागरों, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर एवं दक्षिणी अथवा अंटार्कटिका महासागर को देखते हैं। हमने यहाँ 5 महासागरों के नाम बताए हैं, जैसे कि मानचित्र से स्पष्ट है। नीचे हम जो सर्वप्रथम मानचित्र पहले ही देख चुके हैं, ये सब अलग अलग नहीं है। महासागरों का यह सीमांकन प्रचलन से अधिक कुछ नहीं है, मतलब सभी आपस में जुड़े हुए हैं, अलग अलग कोई बाउंड्री टाइप की नहीं है कि एक बाउंड्री है और ये अलग है। सबका जुड़ाव है, लेकिन उनका एक सीमा बना दी गई कि हाँ ये इसको नामकरण करने के लिए, ठीक है। ये मतलब यहाँ पर जो आप ये बाउंड्री देख रहे हैं, ये एक बाउंड्री नहीं है, आराम से जल आता जाता है, मिला है सब, ये सब मिले हुए हैं, ठीक है, कोई अलग नहीं है। क्योंकि प्राकृतिक जगत ऐसी किन्हीं भी सीमाओं का पालन नहीं करता है, ये हम लोगों ने काल्पनिक बना रखे हैं। पदार्थतः समुद्र जल विभिन्न महासागरों में बहता रहता है, जो विविधपूर्ण समुद्री जीवन को समृद्ध करने में सहायक। अनेक प्रकार के पौधे एवं जीव जंतुओं की विभिन्न प्रजातियां इन महासागरों में पाई जाती हैं। अब बहुत सी प्रजातियां अभी हमने जो देखी कुछ, वो सारी जीवन कहाँ पे मिल रहा है उनका, सागरों में मिलता है, उस सागरों में ये जीवन यापन अपना करते हैं, वहीं से भोजन प्राप्त करेंगे, वहीं से अपना पोषण करेंगे। समुद्री वनस्पति जगत में छोटे छोटे पौधे एवं सभी समुद्री शैवाल सम्मिलित हैं। वनस्पति जगत में जो भी छोटे छोटे पौधे, सबसे पहले वनस्पति सागर में ही उत्पन्न हुई थी। समुद्री प्राणी जगत में हजारों प्रजाति के रंगीन मछलियां, डॉल्फिन, व्हेल, अनगिनत रहस्यमयी गहरे समुद्री जीव भी इसमें शामिल हैं। सूर्य की रोशनी वाली सतह से लेकर अंधेरी गहराइयों तक समुद्र में प्रत्येक क्षेत्र में जीवन में विविध रूप पाए जाते हैं। अब देखो, जो सागर है वो एक प्रकार से ऐसे समझो जैसे कि ये पर्वत पहाड़ हैं, ठीक है, ये पर्वत पहाड़ है। फिर इसके बाद क्या आ जाता है, पठार आ जाते हैं। फिर मान लो मैदान आ गए, क्या आ गए, मैदान आ गए। फिर आते हैं तटीय भाग, क्या आ जाते हैं, तट आ जाते हैं, कोस्ट आ जाते हैं, कोस्ट। तो ये सब फिर आ जाता है सागर, यहाँ पे जल भरा हुआ है ना। इस प्रकार की स्थिति ये हम पृथ्वी की आपको दर्शा रहे हैं। यहाँ पे ये जल भरा हुआ, ये सागर है, इस प्रकार से कोस्ट है, ये पृथ्वी का भूखंड है इतना, और यहाँ पर ये जल भरा हुआ है। तो ये जल क्या है इसमें, जिस प्रकार से पृथ्वी पर ये उच्चावच है, अगर इस चित्र को हम जस्ट अपोजिट कर दें, उल्टा कर दें, ये जो इधर वाला जो इतना आप चित्र देख रहे हैं, इसको अगर हम पलट दें, इतना वाला ये चित्र अगर हम इसको पलट दें, उल्टा कर दें, ऐसे घुमा दें, रोटेट कर दें, तो ये क्या बन जाएगा, इधर पे जैसे ये है, ठीक है, ये संरचना बन जाएगी, ठीक है, ये इस प्रकार से संरचना बन जाएगी, ठीक है, ये संरचना बन जाएगी। तो मतलब जैसे कि ऊपर पृथ्वी पर उच्चावच पाए जाते हैं, उसी प्रकार के उच्चावच सागर की नितल में भी पाए जाते हैं, ये बात याद रखो। सागर में बहुत गहरे गहरे गड्ढे, खाइयां वगैरह हर चीज पाई जाती है, सागर में भी विभिन्न प्रकार के उच्चावच मिलते हैं। मैं ये कहने का प्रयास कर रहा हूँ, तो जैसी ऊपर स्थल की सिचुएशन होती है, उसी प्रकार की सिचुएशन आप नीचे भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसीलिए कह रहा है कि समुद्री जीवन सूर्य की रोशनी वाली सतह, मतलब जहां तक सूर्य का प्रकाश पहुंच रहा है समुद्र में, उससे लेकर जो अंधेरी खाइयां हैं वहां तक भी समुद्र जीव पाए जाते हैं। प्रत्येक रूप में जीवन विविध रूप में पाया जाएगा, ठीक है। ये हम आपको पहले ही समझा चुके हैं, ये अंटार्कटिका है। ये देखो, एक पता लगाना है प्रशांत महासागर कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध दोनों में मिलेगा। अटलांटिक महासागर भी दोनों में है। हिंद महासागर दक्षिण में है इसमें। दक्षिणी महासागर भी दक्षिणी गोलार्ध में, आर्कटिक महासागर इसमें।
मानचित्र देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, दूसरा सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक है, हिंद महासागर तीसरे स्थान पर है, जबकि दक्षिणी महासागर चौथे स्थान पर है, सबसे छोटा महासागर आर्कटिक है। लगभग हमने सभी लाइन से लिखे थे यहाँ पर, बस एक थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये वाला, ये नीचे कर दो, ये ऊपर कर दो, मतलब सबसे बड़ा प्रशांत, फिर अटलांटिक, फिर हिंद महासागर, फिर दक्षिणी महासागर, फिर आर्कटिक महासागर। ठीक है, सब लाइन से लिखे थे। अब आओ ध्यान रखने वाली बातें, जैसा कि महासागरों के मानचित्र से स्पष्ट है कि हिंद महासागर का विस्तार उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया एवं दक्षिण में दक्षिणी महासागर तक है। भारत के दोनों हिंद महासागर के दो भाग दिखाई देते हैं, पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी। ये ध्यान रखने वाली बातें हैं हिंद महासागर से। देख लो हिंद महासागर को, ये हिंद महासागर में अपन जब इधर की ओर देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी मिलेगी, अंडमान द्वीप निकोबार ये समूह हैं आपके, और यहाँ पर अरब सागर है। ठीक है, अरब सागर में एक इकलौती नदी हमारे यहाँ से बहती हुई यहाँ से जाती है, जो अरब सागर में के पास काफी डेल्टा भी बनाती है पाकिस्तान में, जो कि है हमारी नर्मदा नदी। कौन सी है? नर्मदा नदी, जो कि अरब सागर में गिरती। बाकी सारी नदियां लगभग इधर की ओर ही गिरती हैं। कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में, चाहे वो यमुना हो, गंगा हो, गंगा में ही मिल गई, गंगा ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र यहाँ से निकलकर इस प्रकार से होती हुई यहाँ पर आती है। ठीक है, और एक और है, ये छोटी छोटी कुछ नदियां हैं जिनके नाम बहुत कम याद रहते हैं। यहाँ पर है ये पश्चिमी घाट। क्या है? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट क्योंकि पहाड़ी है तो इधर से जब मानसून आता है, इधर से मानसून आता है तो पहले यहाँ पे टकरा कर बहुत घनघोर वर्षा यहाँ पे करता, तो इसलिए यहाँ पे वृष्टि छाया क्षेत्र बन जाता है इस ओर। ठीक है, इस ओर ये वृष्टि छाया क्षेत्र बन जाता है, यहाँ पर वर्षा कम होती है, यहाँ पर वर्षा होती है बहुत ज्यादा मात्रा में। ठीक है, तो उससे क्या होता है, यहाँ से कुछ नदियां निकलती हैं छोटी छोटी धार में रह के और तुरंत अरब सागर में गिर पड़ती हैं, काफी हैं, और कुछ इधर जाती हैं, इधर निकलती हुई गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब इधर जब बहती हैं। और कुछ नदियां हैं छोटी छोटी, बिल्कुल कितनी दूरी तय करती है, इसलिए उनको नदियों की संज्ञा में कम रखा जाता है। ठीक है, तो वो भी अरब सागर में बहती हैं अपवाद के तौर पर, मतलब ये नहीं कह सकते केवल नर्मदा ही अरब सागर में गिरती है। ठीक है, तो ये अभी याद रखना कि पश्चिमी घाट पर कुछ ऐसी छोटी छोटी धाराएं हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। अब आओ महासागर और आपदाएं। महासागर में कैसे आपदाएं आती हैं, इस अध्याय के आरंभ में दिए गए पृथ्वी के चित्र को फिर से देखिए। अपने ध्यान दिया होगा कि पूरी पृथ्वी पर कुछ सफेद आकृतियां दिखाई देती हैं। ठीक है, जो देखा होगा आपने, ये चित्र देखिए एक बार फिर से, क्योंकि चित्रों के माध्यम से समझना बहुत आसानी से दिमाग में चीजें बैठ जाती हैं। ये देखिए, नीला भाग भी है, ये अपना इंडिया है, नीला भाग भी है, लेकिन ये जो सफेद सफेद आप देख रहे हैं आकृतियां, ये देखिए, इनको कहते हैं जलधाराएं, सुनामी। ठीक है, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वे क्या हैं? वे बादलों के विशाल समूह हैं, सॉरी बादल हैं, बादल दिख रहे हैं, बादलों के विशाल समूह है। ये बादल महाद्वीप में वर्षा लाते हैं। ठीक है, ये बादल क्या लाते हैं? महाद्वीप में वर्षा लाते हैं। उदाहरण के लिए भारत में होने वाली अपेक्षित मानसूनी वर्षा महासागरों से ही उत्पन्न होती है। भारत में जो वर्षा होती मानसूनी, इधर से अब हवाएं आती हैं और ऐसे वर्षा करती हुई कुछ इधर चली जाती हैं, इधर टकरा कर इधर वर्षा करती हैं, इस प्रकार से घूमती रहती हैं, और वापसी मानसून पूरा यहाँ भारत में बरस कर फिर वापस इधर से ऐसी लौट जाती हैं। फिर हवाएं इधर से चलती हैं, इधर से, तो वे इस प्रकार से लौट जाता है मानसून, भारतीय मानसून। विस्तार से पढ़ने योग्य है। इस वर्षा के अभाव में हमारी कृषि और पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। अगर ये वर्षा ना हो, महासागरों में तूफानों को भी जन्म देते हैं। अत्यधिक वर्षा वाली विध्वंसक घटनाएं अथवा अति प्रचंड हवाएं जैसे कि चक्रवात,
जिसके तटीय क्षेत्रों में दूर दूर तक क्षति पहुंचाते हैं। इस प्रकार से महासागर एक सुलभ भी है और आपदाएं भी कई प्रकार की लाता है। एक अन्य प्राकृतिक आपदा है सुनामी। समुद्र में जो लहरें उठती हैं, यह विशाल और शक्तिशाली तरंगें होती हैं जो लगभग 150-150 फुट ऊपर उठती हैं, जो महासागर तल में तीव्र भूकंप अथवा ज्वालामुखी के फटने के कारण भी हो सकती हैं। सुनामी हजारों किलोमीटर तक जाकर तटीय क्षेत्रों को डुबा सकती हैं, जिससे व्यापक स्तर पर हानि होती है। आपदाएं हैं सागरों में आने वाली। 26 दिसंबर 2004 के दिन हिंद महासागर के आसपास भारत और अन्य 13 देशों में प्रचंड सुनामी से प्रभावित हुए थे। यह सुनामी इंडोनेशिया में आए भूकंप के कारण आई थी। इस आपदा में 2 लाख से अधिक लोगों की जान गई थी। भारत में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु और केरल के तटीय क्षेत्र इससे भीषण रूप से प्रभावित हुए थे। मतलब 26 दिसंबर 2004 को एक हिंद महासागर में लहरें उठी थी सुनामी, जिससे बहुत हानि हुई थी 13 देशों। इस प्रकार की सुनामी कभी कभी आती हैं, किंतु यह अत्यंत विध्वंसकारी होती हैं। हालांकि तट से टकराव से पहले इसका अनुमान लगाया जा सकता है। बहुत से देश इस प्रकार के पूर्व चेतावनी प्रणाली हेतु मिलजुल कर काम कर रहे हैं। इस प्रकार से ये चीजें होती हैं। आपदा प्रबंधन में इसको हम विस्तार से पढ़ते हैं, कैसे इसके बचाव किए जाए। तो ये हो गई महासागर की बात। अब आओ महाद्वीप पर। महासागरों का मानचित्र पर महाद्वीपों को भी दर्शाया गया है। आप कितने महाद्वीप गिन सकते हैं? इसका उत्तर इतना सरल नहीं है, क्योंकि इनकी गिनती कई प्रकार से की जा सकती है। हमारी रुचि पर निर्भर करती है कि हम 4 से 7 के बीच किसी भी संख्या की सूची बना सकते हैं। 4 से 7। इसके कारण निम्नलिखित हैं। यूरेशिया को जोड़ दो, 6 रह जाएंगे। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को सामान्यतः 2 महाद्वीपों में गिना जाते हैं, परंतु यदि देखा जाए तो वह एक ही भूखंड है। इन्हें एक ही समझा जा सकता है, तो अगर एक इनको कर दिया तो कम हो जाएंगे। यूरोप और एशिया को सामान्य 2 महाद्वीपों में माना जाता है। यद्यपि मानचित्र में यह स्पष्ट दिखाई देता है कि वह एक ही भूखंड है, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से यूरोप का विकास एशिया के विकास से बहुत भिन्न प्रकार से हुआ है, इसलिए उसको अलग महाद्वीप बना दिया। तो ये भी एक हो सकता है। अफ्रीका और यूरेशिया को सामान्यतः 2 महाद्वीप समझा जाता है और कभी कभी एक भी समझा जाता है, क्योंकि यूरेशिया कभी माना जाता है इसी का हिस्सा था। पहले की बात अगर करें तो पहले पूरा भूखंड एक ही था, जिसको पेंजिया कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पेंजिया। ठीक है, पूरा एक महासागर था जिसको पैंथालसा कहा जाता था। पैंथालसा ये बड़ा महासागर था और ये महाद्वीप था। फिर ये टूटा है 2 भागों में, ऊपर का अंगारा लैंड, नीचे का गोंडवाना लैंड। फिर इससे महाद्वीपों का निर्माण हुआ। तालिका में महाद्वीपों को अलग प्रकार से गिनती 7 याद रखो, अलग प्रकार से तुमको नहीं करना। 7 महाद्वीपों की गिनती तैयार रखो। 4 महाद्वीप अफ्रीका, यूरेशिया, अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। ये 4 ऐसे बना दिया। अफ्रीका को यूरेशिया से जोड़ दिया, अमेरिका को यूरेशिया को भी पहले से जोड़ा है और उसमें अफ्रीका भी जोड़ दिया। ऐसे 4 हो जाएंगे। अफ्रीका को अलग कर दिया, अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरेशिया। तो ऐसे 5 हो जाएंगे। 6 कर दो तो अफ्रीका को अलग, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरेशिया जुड़ा है, अमेरिका को भी अलग कर दो और एशिया को भी अलग कर दो। तो इस प्रकार से 7 महाद्वीपों को तैयार कीजिए। हर एक रूप से 7 महाद्वीप अंतिम सूची को ही व्यापक रूप से अपनाया जा और प्रयोग में लाया जाता है। ध्यान रखें, अपने ओलंपिक खेलों के प्रतीकों में से एक प्रतीक ओलंपिक के 5 छल्लों को अवश्य देखा होगा। देखो, ये 5 छल्ले जो हैं, ये 5 महाद्वीपों को रिप्रेजेंट करते हैं। ये छल्ले विश्व भर से खिलाड़ियों के एकत्र होने का प्रतीक है। इन छल्लों को 5 बसे हुए महाद्वीप अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। अमेरिका को एक ही कर दिया है। अंटार्कटिका पे तो कोई मानव नहीं रहता, इसलिए उसको रखा नहीं है। आइए 36 पर दिए आरेख को देखें तो 7 महाद्वीपों की सूची पर आधारित है। यह उनके वास्तविक आकार को नहीं अपितु सापेक्षिक आकार को दर्शाता। ये देख सकते हैं आप। इस प्रकार से ये हैं चीजें, बनाया हुआ है ब्लॉकों द्वारा। अब आ जाओ, द्वीप क्या है? महाद्वीप हो गए, अब द्वीप क्या है? महाद्वीप ऐसा टुकड़ा हो गया जो एक भूखंड है, विशाल बृहद है, वो महाद्वीप हो गया। फिर आता है द्वीप और एक प्रायद्वीप।
प्रायद्वीप और द्वीप दोनों में अंतर समझ लो। द्वीप क्या होता है, जो ऐसा भूखंड छोटा भाग होगा, बहुत विशाल नहीं होगा, छोटा भूखंड का हिस्सा जो चारों ओर से समुद्र से घिरा हो वो द्वीप कहलाएगा। और प्रायद्वीप तीन ओर से भूखंड जल से घिरा हो, समुद्र से घिरा हो, तो वो प्रायद्वीप, जैसे हमारा भारत प्रायद्वीप भारत। ठीक है। यदि आपने इस अध्याय में आरंभ में दिए गए दो मानचित्रों को ध्यानपूर्वक देखा हो तो आपने पाया होगा कि महाद्वीप में संपूर्ण भूखंड सम्मिलित नहीं है। भूमि के कुछ छोटे छोटे भाग छूट गए हैं। चारों ओर जल से घिरे हुए भूखंड को द्वीप कहा जाता है। वही है, महाद्वीप भी चारों ओर जल से घिरे होते हैं, किंतु आकार में बड़े होने के कारण उन्हें द्वीप नहीं कहा जाता। इस ग्रह पर विभिन्न आकार के लाखों द्वीप हैं। द्वीप छोटे छोटे टुकड़े भूखंड के जो रह जाते हैं। ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। ग्लोब अथवा मानचित्र पर उसे ढूंढिए। ग्रीनलैंड कहाँ है, देखो। ये रहा ग्रीनलैंड, ये वाला भाग, ये है ग्रीनलैंड। एक द्वीप है यहाँ पर, देखिए ये छोटे छोटे कई द्वीप हैं, जो अमेरिका के भी भाग हैं, कुछ यूरोप के भी भाग हैं। ये द्वीप है, यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ यहाँ पे भी द्वीप हैं। ठीक है, ये भारत के द्वीप हैं, अंडमान निकोबार, बहुत छोटे हैं। ये बड़े बड़े द्वीप हैं। यहाँ पे न्यूजीलैंड भी एक प्रकार से देश है द्वीप के प्रकार का। यहाँ पर कई द्वीप हैं। हवाई द्वीप भी यहीं पर हैं। अब आ जाओ आगे। उसके आकार को समझने के लिए आपको भारत के सबसे बड़े 10 राज्यों के क्षेत्रफल को जोड़ना होगा। मतलब भारत के सबसे बड़े 10 राज्य को क्षेत्रफल जोड़ दो, वो हो जाएगा। भारत में 13,000 से अधिक द्वीप हैं। भारत में ही 13,000 से, मतलब 1,000 से 1,300 से है, सॉरी 1,300 से अधिक द्वीप हैं। इनमें मुख्य रूप से दो द्वीप समूह हैं। पहला बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह, द्वीप का समूह है ये, कह रहा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसमें कई छोटे छोटे द्वीप शामिल हैं। ठीक है। एवं अरब सागर में लक्षद्वीप समूह, इसमें भी कई छोटे छोटे द्वीप शामिल हैं। 1981 से भारतीय अंटार्कटिका कार्यक्रम के अंतर्गत अंटार्कटिका में अन्वेषण किया जा रहा है। अंटार्कटिका ऐसा महाद्वीप है जहां पर जलवायु बहुत अधिक ठंडी और कठोर है, मानव बहुत कम रहते हैं। नीचे सफेद रंग के फैलाव को देखिए, जो वही है। 1983 में भारत ने अंटार्कटिका में दक्षिणी गंगोत्री नामक पहला वैज्ञानिक बेस स्टेशन स्थापित किया था। बाद में दो और बस बेस स्टेशन स्थापित किए हैं। इस प्रदेश में भारतीय वैज्ञानिक के लगभग 40 दलों में विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन विकास को शोधकार किए हैं। वैज्ञानिकों के रहने के लिए यहाँ बने आवास, एक पुस्तकालय और यहाँ एक डाकघर भी है। मतलब बेस स्टेशन का मतलब वहाँ पर एक ऐसा जगह बना ली जो जलवायु से विपरीत हो, रहने के लिए योग्य बनाई, और वहाँ पर रिसर्च वगैरह किए गए। महासागर और जीवन। अब महासागर इस जीवन कैसे प्रभावित करता है, देखिए। महासागर और महाद्वीप पर्यावरण को अत्यावश्यक भाग हैं। भले ही हम ध्यान ना दें, पर ये हमारे जीवन के अधिकांश पक्षों को प्रभावित करते हैं। हमने उल्लेख किया है कि महासागर से महाद्वीप पर वर्षा होती है। ठीक है। और यह पृथ्वी के जलचक्र का भी भाग है, जिसे आप आगे विज्ञान में पढ़ेंगे। मतलब जलचक्र में से सागर से जलवाष्प वाष्पोत्सर्जन होकर ऊपर वाष्प के रूप में जाता है, और वहीं से वर्षा बादलों से संघनन की क्रिया द्वारा वर्षा होती है। तो ये क्रिया है जो कि मानव जीवन को प्रभावित करती है। महासागरों के बिना वर्षा नहीं होगी तो पृथ्वी मरुस्थल बन जाएंगे। यह भी ध्यातत्व है कि दुनिया भर की आधी ऑक्सीजन महासागर का ही वनस्पति जगत उत्पन्न करता है। इसीलिए इन्हें पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। और इस प्रकार महासागर जलवायु को नियंत्रित और पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। जो ऊपर हमने बताई थी चीजें, वही देखो, पृथ्वी के फेफड़े, मतलब वहीं से लगभग कितनी कितनी ऑक्सीजन आ रही है, आधी ऑक्सीजन, आधे से भी ज्यादा ऑक्सीजन महासागरों से प्राप्त होती है। महासागर अनेक प्रकार से मानव जात को प्रभावित करते हैं। आरंभिक काल से ही एक जगह से दूसरी जगह जाने, सभी प्रकार के सामानों के व्यापार, सैनिक अभियान, ठीक है, संचालित करने की, और भोजन हेतु मछली पकड़ने के लिए लोगों ने महासागरों को सागरों की यात्रा की। मतलब महासागर कैसे उपयोगी हैं। अब जैसे हमको एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट जाना है, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप जाना है, तो हम क्या करते हैं,
अब कोई रास्ता तो है नहीं, या तो हवाई द्वारा जाएं या तो किसी जहाज द्वारा, जल जहाज द्वारा हम बैठकर आसानी से यात्रा कर सकते, तो कहाँ से करेंगे? सागर से करेंगे। सागर से हम तो अनेक प्रकार की मछलियों से भोजन प्राप्त होता है, सागरों में अनेक प्रकार के खनिज भी प्राप्त होते हैं। तो ये सब चीजें क्या हैं? ये सागर से ही तो हम चीजें करते हैं। महासागरों ने पूरी दुनिया के तटीय क्षेत्रों पर रहने वाले लोगों की संस्कृति को भी पोषित किया है। तटीय तट पर जो बसे हुए हैं वहां पर मछली पकड़ना ये सब चीजें रहती हैं। उन सभी संस्कृतियों की किंवदंतियों और कहानियों में समुद्र, समुद्री देवताओं और देवियों, समुद्री दैत्यों से समुद्र के कोसों, महासागरों, खतरों, उनके आशीर्वाद की बातें मिलती। मतलब जो भी आप तटीय स्थानों पर जाएंगे तो वहाँ की जो किंवदंतियां हैं, इतिहास है, वहां पर आप देखेंगे समुद्री देवता, समुद्री राक्षस, इन सब के बारे में बहुत सारे मत मिलते हैं। देखो, ध्यान रखने वाली बात है, हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में महासागर की महत्वपूर्ण भूमिका को याद रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 8 जून को विश्व महासागर दिवस के रूप में घोषित किया है। क्योंकि महासागर भोजन और औषधि के प्रमुख स्रोत हैं और जैवमंडल को महत्वपूर्ण भाग से रूप में हमारे ग्रह के फेफड़ों के रूप में कार्य करते हैं, इसलिए 8 जून को विश्व महासागर दिवस है, याद रखना। निकल चुका है चूंकि अब। तो इस प्रकार से ये क्या है, चीजें समापन की होती हैं। आगे बढ़ने से पहले पृथ्वी की सतह पर विस्तृत जलाशयों और महासागर विशाल भूमि महाद्वीप कहा जाता है। महाद्वीप क्या कहा जाता है? एक प्रकार से डेफिनेशन है महाद्वीप की। महासागर आपस में जुड़े हुए हैं। महाद्वीपों को विभिन्न प्रकार से गिना जा सकता है, किंतु सामान्य में 7 महाद्वीपों में गिना जाता है। ओवरऑल टॉपिक है। दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग ज्यादा है, हम पहले ही बता चुके हैं। महासागर सभी प्रकार समुद्री जीवन को पोषित करते हैं और विश्व की जलवायु में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अत्यधिक मानवीय गतिविधियों के कारण इन पर गंभीर प्रभाव पड़ा है और इन्हें सामूहिक रूप से संरक्षित करने की आवश्यकता है। प्रभाव कैसे पड़ा है? एक तो जब कई कारणों से भू हलचल ज्यादा होती है तो सुनामी आने की संभावना ज्यादा रहती है। मानव द्वारा पृथ्वी के संतुलन में अव्यवस्था के कारण, मानव के द्वारा पृथ्वी के संतुलन में अव्यवस्था के कारण जब पृथ्वी के असंतुलन की स्थिति पैदा होती है तो भूकंप, ज्वालामुखी क्रियाएं सक्रिय हो जाती हैं। आपने अगर नहीं पता तो समझ लो कि एक सिद्धांत है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। क्या है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत? प्लेट टेक्टोनिक मतलब प्लेट विवर्तनिक। यहाँ पर एक भूखंड, विशाल भूखंड क्या होता है, पृथ्वी का टुकड़ा खिसकते हैं आपस में एक दूसरे से। तो जैसे दो विशाल टुकड़े आपस में जब टकराएंगे तो उसी से भूकंप आता है और ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं। ठीक है। तो ये इनकी गति वैसे तो मंद है, लेकिन जब मानव थोड़ा असंतुलन पैदा करता है तो इनकी गति अचानक अव्यवस्था आ जाने से भूकंप आते हैं। भूकंप आने से सुनामी उत्पन्न होती है, क्योंकि ये जल भरा हुआ है। ठीक है। इस टुकड़े को जब आप हलाएंगे और ये जल भरा हुआ है तो ये जल क्या होगा, ऐसे हलेगा। आप कोई बर्तन में जल लीजिए और उसको तेजी से कंपित कीजिए अचानक, तो वो जल में ऐसी लहरें उठेंगी वलय प्रकार की, तो वही सुनामी होती है बड़े पैमाने पर। तो वो आने का खतरा ज्यादा रहता है। और भी कई कारण हैं, जैसे कि वनों का काटना, ठीक है, जलवायु प्रभावित होना, पॉल्यूशन का बढ़ना, ये सब चीजें प्रभाव कहीं ना कहीं समुद्री जीवन, समुद्र में ज्यादा चीजें वो करना, कई प्रकार के स्थलाकृति बनाना, ठीक है, मानव निर्मित पुल बनाना, इन सब से भी प्रभावित होता रहता है। तो इस प्रकार से उन चीजों को समझे और अच्छे से ये देखिए। आप यहाँ पर एक ये मैप दे रखा है, इसमें आसानी से आप बता सकते कहाँ पर क्या है, अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं। ये पूरा है यूरेशिया, अगर इसको बांट दें तो ये यूरोप वाला भाग, ये एशिया वाला भाग। ठीक है। ये एशिया वाला भाग, ये हमारा इंडिया है। यहाँ पर ये सबसे पहले 4A याद रखने का तरीका, सबसे पहले 4A महाद्वीपों को याद रखने का तरीका। 4A में सबसे पहला ए एशिया, उसका नीचे एक लाइन खींचो ऑस्ट्रेलिया, फिर एक लाइन खींचो सीधा अंटार्कटिका, अंटार्कटा नहीं, आर्कटिक, आर्कटिक, अंटार्कटिका ही है, सॉरी।
इसमें बहुत कंफ्यूजन रहती है। अंटार्कटिका में, देखो कंफ्यूजन दूर करो भाई, जब हम भी कंफ्यूज हो गए तुमको तो होगी। देखो, एक है अंटार्कटिका, दूसरा है अटलांटिक, तीसरा है आर्कटिक। तो अटलांटिक और आर्कटिक ये हैं ओशियन, और अंटार्कटिका है कॉन्टिनेंट, ये याद रखो। अंटार्कटिका ये है, ठीक है। और ये आपका एस आकार का अटलांटिक महासागर, ऊपर का ये आर्कटिक महासागर। अब याद रहे कि आर्क टाइप में ये बना हुआ है, तो इसीलिए आर्कटिक कहा जाता है। तो 4 वे में पहला ए, दूसरा ए, तीसरा ए, चौथा ए अफ्रीका, ये 4 ए हो गया, 4 ए का वर्ग। इसके बाद आ जाओ यूरोप, 4 ए प्लस यू प्लस एन एस अमेरिका, ठीक है। तो यू से यूरोप, ये से नॉर्थ अमेरिका, और ये साउथ अमेरिका, आसानी से याद हो जाए। अब आ जाओ ओशियन में, तो ये आपका है पैसिफिक ओशियन, ये वाला और ये वाला भाग, इसको हम कहेंगे पैसिफिक ओशियन। ये है आपकी वो भूमध्य रेखा, और ये है कर्क रेखा, ये है मकर रेखा, ठीक है। अब आ जाओ, ये है अटलांटिक, अटलांटिक महासागर एस आकार का, ये है हमारा हिंद महासागर, पैसिफिक, अटलांटिक, हिंद महासागर। फिर आ जाओ आपका ये साउथ, साउथर्न ओशियन, और ये आर्कटिक ओशियन। इस प्रकार से ये आप ओशियन और कॉन्टिनेंट को आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, चैप्टर 3, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें, हरी सरनम लर्निंग हब को, ठीक है। और ऐसे आपको कक्षा 12 तक की एनसीईआरटी संपूर्ण कराई जाएगी इसमें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।